हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभ पांडे एक बार फिर से आपके सामने। आप सभी को बताया क्लास 10th के एग्रीकल्चर चैप्टर की सीरीज चल रही है। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ी है एक्चुअली। और हमने क्या पढ़ा? क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो था जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें समराइज़ की गई हैं पूरी डिटेल्ड वे में, अच्छी तरह से। आपको जो कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स को पूछिए, चीज़ों का इंटरेक्शन बढ़ाइए हमारे साथ। बात करते हैं, आज हमने ये भी कवर किया था उसमें फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। इसमें कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए थे तो उनको कवर करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो लाए गए हैं खेती में, उनके बारे में भी आज हमें बात करनी है इस लेक्चर में। तो बस तैयार हो जाइए, फटाफट अपनी 10th की तैयारियों को अभी से बूस्ट करते हैं। लास्ट मोमेंट पे तो हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, वो लाइव क्लासेस तो चलती ही चलती हैं, लेकिन आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं रादर देन डायरेक्टली उसी टाइम पे पढ़ना। तो देखिए, मैं आपको याद दिला दूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन किया था, टाइप्स ऑफ मिलेट रिच इन आयरन एंड कैल्शियम अदर देन माइक्रोन्यूट्रिशन इज नोन एज रागी। और लास्ट स्लाइड उसमें क्या पढ़ी थी हमने? मेज़ के बारे में पढ़ा था कि मेज़ की क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्लाइमेट क्या है, कितनी रेनफॉल चाहिए एंड ऑल। आज हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में। तो चलिए पल्सेस की शुरुआत करते हैं। दाल किसी के घर पे भी बनती है, दाल तड़का और चावल मिल जाए तो वाह वाह वाह, दाल मखनी मिल जाए तो क्या बात है, ठीक है। कहीं दाल से बनी सांभर मिल जाए तो दाल के अलग अलग रूप, दाल के पकौड़े, मूंग दाल की खिचड़ी, तबीयत खराब हो तो मूंग दाल का हलवा मिल जाए, राइट, दाल की कचौड़ियाँ मिल जाए। मतलब इंडिया में दाल की डाइवर्सिटी की क्या बात कहें, हर एक स्टेट में दाल के अपने यूज़ हैं। दालों में जो सबसे कॉमन आपके घर होती है वो तूर या अरहर कह सकते हैं आप। इसके अलावा आप देखें तो मूंग दाल, मसूर दाल, ये खड़ी मूंग है हरी में, राजमा आप खाते हैं, मूंग दाल खाते हैं, स्प्राउट करके खाते हैं, नमकीन कई वैरायटी की खाते हैं। तो अलग अलग तरह की दालें खाते हैं हम। इंडिया की सबसे खास बात क्या है कि ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है। ये प्रोड्यूस भी दालें सबसे ज़्यादा करता है और कंज्यूम भी ज़्यादा दालें हम करते हैं। तो दोनों में एक है, क्योंकि दाल को बहुत ही अच्छा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। और क्रॉप रोटेशन में अगर दालों के फसलों के साथ क्रॉप रोटेशन की जाए तो ये कमाल की न्यूट्रिशन एबिलिटी देती हैं सॉइल्स को, क्योंकि ये नाइट्रोजन साइकिल्स को रन करने में काफ़ी सहायता देती हैं। ल्यूमिनस प्लांट होती हैं जो सॉइल को इनरिच बनाती हैं। तो सॉइल क्या करता है? अपनी सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। और सेकेंड बात ये है कि ये ड्राई सीजन में, मतलब जिन एरियाज़ में कम बारिश हो वहाँ पे ये सक्सेसफुली ग्रो करती हैं और किसी भी फसल से, राइस से या वीट से 4 गुना महंगी बिकती है। तो आप समझ सकते हैं। मेजर पल्स में उड़द है, मूंग दाल है, मसूर दाल है, पीस या ग्राम, मतलब वो जो मटर होती है, तो मटर जब सूख जाती है तो मटर की दाल बनती है। स्पेशली जो आप मटर के छोले खाते हो, वो मटर के छोले अक्सर आप खाते हैं समोसे के साथ से लेके हर जगह के साथ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के उन इलाकों में जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे ये ज़्यादा उगाए जाते हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छी खासी, कर्नाटक तक चले जाइए, एक लाइन से आपको पल्सेस की क्रॉप दिख जाएंगी। तो अच्छी बात है ना। अब बात करते हैं फूड ग्रेन्स एंड अदर क्रॉप्स, इनके बारे में बात करते हैं। अदर क्रॉप्स की बात करेंगे तो शुगर केन को एक प्लांटेशन में माना जाता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम डायरेक्टली किया नहीं जाता। याद रखिएगा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक, इस बेल्ट के बीच और उसके अलावा ऊपरी हिस्सों में भी ये क्रॉप होती है। इसलिए इंडिया भी सब ट्रॉपिकल रीजन में थोड़ा थोड़ा आता ही है कुछ हिस्सा उसका। तो आप कहेंगे कि ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल, जैसे ब्लैक पे भी होती है, अलुवियल पे भी होती है, तो कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। मैनुअल लेबर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है हार्वेस्टिंग पे और शोइंग पे, मतलब इसकी कोई बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि इसकी हार्वेस्टिंग वगैरह वैसे मशीन से हो जाए जैसे अलग चीज़ों की होती है। क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हो तो क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट एंड ह्यूमिड। गन्ने का जूस
वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रेवरेज है बिकने में। आप कोको कोला पीजिए, थम्स अप पीजिए, लेकिन उससे महंगा है। कोको कोला की छोटी बोतल अगर आप पीने जाते हो 15 रुपये की आएगी, और गन्ने का जूस मीडियम साइज लोगे तो 20 का पड़ता है। तो मतलब कि सबसे महंगा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाला गर्मियों में ब्रेवरेज यही है, सबसे ज़्यादा पिया जाता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि ब्राज़ील और क्यूबा में काफ़ी ज़्यादा होता है। मेन सोर्स ऑफ इसका शुगर बनाया जाता है, चीनी जो घर में आप यूज़ करते हो, जैगरी बनाई जाती है जो गुड़ यूज़ करते हो। प्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु आल्सो ग्रो। बात करते हैं ऑयल सीड्स। कवर अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। इंडिया में जितनी भी क्रॉप लगाई जाती है उसका 12% क्रॉप केवल ऑयल सीड्स का होता है। मेरे घर पे कुछ मस्टर्ड की क्रॉप्स उगाई जाती है, जिसमें देखिए ग्राउंड नट खरीफ क्रॉप है। गुजरात सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का, वहाँ की मतलब सींगदाना औसम होती है। कोकोनट तो आपको पता ही है, यहीं देखिए क्या लिखा है, सीसम खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन द साउथ। साउथ में राबी की टाइम पे, विंटर में वहाँ पड़ती नहीं है तो वहाँ उगाई जाती है। कस्टोर सीड्स ग्रोथ बोथ एज अ राबी एंड खरीफ क्रॉप। अब इसी में मस्टर्ड, सूरजमुखी, सोयाबीन ऑयल, कॉटन ऑयल आप देख लीजिएगा। यूज़ किया जाता है सोप्स में, कुकिंग फूड में तो होगा ही, कॉस्मेटिक एंड ऑइनमेंट्स में। तो ऑयल का यूज़ कोई एक जगह नहीं है, मल्टीपल यूज इसके भी हैं। खाने में मेजरली हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसको बोलते हैं कि फूड ऑयल है, खाने के लिए है, ठीक है। टी की बात करें तो ये प्लांटेशन क्रॉप में है। क्लाइमेट इसका बहुत मैटर करता है कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हो, शुगर केन की तरह, लेकिन याद रखिएगा वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, जहाँ पे कुहासे ना पड़ते हो वैसा चाहिए, कोहरा ना पड़ जाए ठंडी वाला, ठीक है। तो फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए थ्रू आउट द ईयर, और हमेशा वार्म एंड मॉइस्ट, मतलब कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में ही ये उगाया जाता है। जैसे सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स में होनी चाहिए। भाई मतलब वेल ड्रेन्ड, वेल फर्टाइल, ऑर्गेनिक मैटर्स हो, ह्यूमस हो, तब तो जाके यहाँ कुछ होगा। लेबर बहुत इंटेंसिव रिक्वायर्ड होते हैं, और स्टेट में जैसे आसम में हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, तो असम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल एज वेल एज तमिलनाडु एंड केरला, ये इलाके हैं जहाँ पे टी की ग्रोथ काफ़ी होती है। इसी के कहते हैं कि समकक्ष में आती है, पैरेलल में कॉफ़ी की बात आप करते हैं, तो कॉफ़ी में आप पाते हैं कि इंडिया कॉफ़ी इज़ नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। तो क्वालिटी हमारे यहाँ की कॉफ़ी की अच्छी होती है। ऐसे कॉफ़ी के ये पेड़ होते हैं, इसमें से सुखा के बीन्स निकाले जाते हैं, फिर उनको रोस्ट किया जाता है। द अरेबिका वेराइटी ऑफ येमेन प्रोडक्ट इन इंडिया इज़ अ ग्रेट इन डिमांड। कोई वेराइटी है कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट इस वेराइटी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं, इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदन हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु इन जगहों पे चाय, कॉफ़ी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कर्नाटका और केरला में, मसालों का व्यापार कर्नाटका और केरला कोस्ट पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल फसलें नहीं होंगी, थोड़ी अलग तरह की वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब आते हैं एक अलग ब्रांच में, जिसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। खाने के बाद हमें डेली की लाइफ में अपनी प्रोटीन्स को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इंडिया इसके सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में भी और कंज्यूमर में भी होगा। इंपॉर्टेंट वेजिटेबल जो प्रोड्यूस की जाती हैं, गोभी, कैलीफ्लावर, अनियन, प्याज, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, पीस, ये सारी चीज़ें, ये देखिए बास्केट आपके सामने है, ठीक है। रिक्वायर लेस टाइम फॉर ग्रोथ एंड ग्रोन इन द जायद सीजन, यानी मतलब जो जायद की सीजन है, ओके। सीरियल्स ग्रोन की जाती है रबी और खरीफ सीजन में भी, लेकिन कई सारी सब्जियां जायद के सीजन में ग्रो की जाती हैं, जो 2 महीने का गैप होता है। हॉर्टिकल्चर इसमें तिगड़ी से होता है। जैसे इस टाइम पे आपको एकदम लौकी मिलेगी, फ्रेश लौकी, परवर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है, इसमें नदियों के किनारे काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। नॉन फूड क्रॉप्स क्या होंगी भाई, जो फूड खाने के यूज़ में नहीं आती हैं लेकिन क्रॉप में आती हैं। इक्वेटोरियल एंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल क्रॉप है रबर से भाई बहुत सारे टायर से लेके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बारिश देखिए, इसको 200 सेंटीमीटर प्लस चाहिए, मतलब
एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेन फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, और वो अगर रेन फॉरेस्ट है तो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड होगा ही होगा, और टेम्परेचर इससे ऊपर ऑटोमेटिक होगा। जिस जगह पे इतनी बारिश हो ना वहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉमन फैक्टर हैं। ग्रो इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये कोस्टल एरिया है, वहाँ पे अभी गर्मी चालू हो गई है, समर वेकेशन चालू हो गई है केरला में। ये अप्रैल रहेगी, मई रहेगी, और जून में पहले मानसून शावर के साथ साथ स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अंडमान एंड निकोबार, गारो हिल्स, मेघालय, ये जितने भी एरियाज हैं सब के सब रेन फॉरेस्ट एरिया, मतलब 200 सेंटीमीटर से प्लस की बारिश पाई जाती है। तो वहाँ पे रबर ट्री निकलने वाली होती है, पॉट लगा के कलेक्ट करते हैं। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन है, जूट है, हेम्प है और नेचुरल सिल्क है, जिसमें से नेचुरल सिल्क का तो सेरिकल्चर का पार्ट है, ऑब्टेन फ्रॉम द ककून्स ऑफ सिल्कवर्म फेड ऑन द ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबरी लीव्स। वहीं सॉइल में ग्रो किए जाने वाले कॉटन, जूट हमारा बंगाल और बिहार और उड़ीसा में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कॉटन आपका महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका में मिल जाएगा, थोड़ा आंध्र प्रदेश में भी। हेम्प का देखना पड़ेगा, ठीक है। अब सेरिकल्चर में आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 6 7th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। 7th में एक चैप्टर है साइंस में, फाइबर टू फैब्रिक। क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। और उससे पहले भी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई और सिल्क वर्म आपने पढ़ा होगा। तो यही लाइफ साइकिल है कि भाई मलबरी बुशेस की प्लांटेशन कीजिए, सिल्क वर्म को रेयर कीजिए, ककून बनाइए, ककून से सिल्क निकालिए, सिल्क से वीविंग से क्लॉथ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो रेयरिंग अ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, इसी को हम सेरिकल्चर कहते हैं। तो सेरिकल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आई थिंक चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ रही हैं भाई। सीधी बात है, एग्स को इस मलबरी लीव्स का प्लांटेशन भी आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मलबरी लीव्स ही खाते हैं। तो हैच करने के बाद एग्स को इसी मलबरी लीव्स पे रखते हैं, और ये इतना तेज़ी से खाते और बढ़ते हैं कि कुछ ही दिनों में ककून फॉर्मेशन करने के लायक हो जाते हैं। मोर देन 500 ईयर से इनको डोमेस्टिकेट किया गया है। अब ये इंसेक्ट्स उड़ते भी नहीं हैं, उड़ना भूल गए हैं, इतना डोमेस्टिकेशन इनका हो गया है, ठीक है। कॉटन खारिफ क्रॉप में आता है, याद रखिएगा, ग्रोज इन द ब्लैक सॉइल। खारिफ क्रॉप में है तो आप कहेंगे सर बारिश ज़्यादा होती होगी, लेकिन उन इलाकों में ग्रो किया जाता है जहाँ हद से ज़्यादा बारिश ना हो। रेनफॉल एंड टेम्परेचर की बात करें, लाइट रेनफॉल, जैसे महाराष्ट्र गुजरात के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, नॉर्मल रेनफॉल होती है। हाई टेम्परेचर एंड 200 फॉस्ट फ्री डेज, मतलब ठंडी भी ना पड़ती हो, सीधी बात है। राबी क्रॉप होगी तो ही तो फॉस्ट फ्री डेज, मतलब ओला पाला ना पड़े। ब्राइट सनशाइन चाहिए। प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो कॉटन ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो इन इलाकों में आपको देखने को मिल जाएगा। जूट की बात करें, इससे गोल्डन फाइबर कहते हैं। हाई बारिश चाहिए इसको। टेम्परेचर की बात करें, हाई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। और जैसा मैंने लिखा था, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड मेघालय, जहाँ पे अच्छी बारिश होती हो वहाँ पे ऐसी लंबी लंबी क्रॉप्स होती हैं। इनको काट के पानी में भिगो के सड़ाया जाता है, फिर उनसे धागे निकाले जाते हैं। और जूट के बोरे से लेके हर कुछ, बांग्लादेश और इंडिया, दे आर द बोथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट इन द वर्ल्ड। इसके अलावा कहीं होता भी नहीं है, ठीक है। लूजिंग इट्स मार्केट टू द सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स ड्यू टू द हाई इट्स कॉस्ट, ठीक है। हालांकि इसकी मार्केट कम क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। हालांकि सस्टेनेबल है ये, इसको आप रिन्यू साइकिल कर सकते हैं, लेकिन नए नए फैब्रिक के आने के रीज़न से क्या हो रहा है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। जूट का बैग लेने जाइए तो 20 से 25 रुपये, 30 रुपये बढ़ जाते हैं आपके जूट के बैग्स, ठीक है। तो जूट की बोरियां आपने देखी होंगी। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, धीरे धीरे जब इतना कुछ है तो क्या सरकार ने कुछ टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स किए हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं खेती को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, इस पर बेस्ड कई सारी इंडस्ट्री हैं, हमारा डेली का खाना पीना है। तो सरकारों ने क्या किया? क्या सरकारों ने कोई चेंज लाए हैं? अगर लाए हैं तो वो कैसे चेंज लाए हैं? चलिए आगे देखते हैं इस लेक्चर में। हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रैक्टिस इन इंडिया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रैक्टिस इन इंडिया मतलब सीधी बात है यार, एग्रीकल्चर तो जब कुछ लोग नहीं, मतलब जब इंसान आदि मानव था और जब वो डोमेस्टिकेट हुआ, मतलब एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर ओनली, तो ओल्डेस्ट प्रैक्टिस है। मोर देन 2/3 और 60% डिपेंडेंट फॉर इट्स इनकम। हालांकि ये थोड़ा सा कम हुआ होगा, 50 के करीब आया होगा, लेकिन ठीक है, पुराना डेटा है, कोई बात नहीं। 10 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट।
रेगुलर यूज ऑफ लैंड ऑब्स्ट्रक्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मोस्ट फार्मर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी एंड मानसून। इनका कहना था कि भाई उस टाइम पे यहाँ कहा जा रहा है कि एक तो सॉइल उसी फील्ड का बार बार यूज़ करते हैं, तो कोई क्रॉप एक्सचेंज नहीं करते थे, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं लाते थे, और मानसून पे डिपेंडेंट हो गया नेचुरल फैक्टर पे कि जब बाढ़ आएगी एक सीजन तो सॉइल फर्टाइल हो जाएगी, बारिश होगी तो राइस हो जाएगा। तो नेचर के ऊपर डिपेंड हो के खेती नहीं की जा सकती। आपको अगर खेती करनी है तो हमें परमानेंट व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि हम अपनी प्रोडक्शन को फिक्स कर सकें। तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। हुआ क्या? मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स गिवन द प्रायोरिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस, कलेक्टिवाइजेशन थ्योरी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉरपोरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। तो पहले तो प्रॉब्लम क्या था कि जमींदारों के पास 500-500 1-1 हज़ार हेक्टेयर की लैंड थी और गरीब किसान मर जाता था काम करते करते। तो बोला गया ना ये जमींदारी पता हटा दो। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब किसी के छोटे छोटे प्लॉट है, किसी का एक प्लॉट यहाँ है तो एक प्लॉट यहाँ है, तो छोटा सा प्लॉट यहाँ है तो छोटा सा प्लॉट यहाँ है। अब ये बंदा 4 जगह इंजन लगाए दौड़ दौड़ के काम करे तो इसकी हालत ख़राब है। इन सबको कुछ मालियत के हिसाब से, लगान के हिसाब से मिक्स किया गया और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 नियर बाई प्लॉट्स पे बांट दिया गया। अब इसको एक बार एक प्लॉट में खेती करने में और सारी चीज़ें लगाने में कम लागत होगी रादर देन अलग अलग लगाने में, ठीक है। और कई सारी कॉर्पोरेशन वगैरह को अबॉलिश किया गया। क्या हुआ देखते हैं। लैंड रिफॉर्म पहले 5 ईयर प्लान में इनैक्ट किया गया लेकिन इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। प्रॉब्लम क्या है? रिड्यूस लैंड साइज ड्यू टू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। और क्या हुआ? राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब लैंड साइज का रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ ये समझिए। जैसे पिता के बाद उसके जितने बच्चे होंगे उन सब में बराबर बटेगा, फिर उन बच्चों के जितने बच्चे होंगे, तो एक इतनी बड़ी जो समझ लो ये प्रॉपर्टी है और किसी के 4 बच्चे हो गए तो अब इसमें 4 पार्ट कर दो। अब उसके फिर 2-2 बच्चे हो गए तो इनके भी 2-2 पार्ट कर दो। तो ये क्या हो गया? लैंड साइज तो छोटी होती गई ना। और बिकॉज ऑफ दिस स्मॉलर लैंड साइज खेती में कह सकते हैं कि हमें प्रॉफिट पाना मुश्किल हो गया। छोटे स्केल पे बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता। आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्केल पे खेत बट गए, तो ये इशू था। टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन 1960 टू 1960 1966 जो ग्रीन रिवोल्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ उसकी बात करते हैं। प्लस वाइट रिवोल्यूशन भी आया मिल्क से रिगार्डिंग, ठीक है। तो इन 1980s एंड 1990s अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय इंक्लूडिंग बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो ये हुआ कि अलग अलग एरियाज में इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाए और उनको फिर टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए ताकि किसानों को ये चीज़ें आसानी से एक्सेस हो पाएँ और वो इसकी हैबिट डाल सकें। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। पहले तो स्पेशल वेदर बुलेटिन चलाया गया एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए फार्मर्स के लिए, ताकि वो रेडियो और टीवी पे आने वाले दिनों में क्या वेदर फॉरकास्ट होगा, बारिश होगी या नहीं होगी, मौसम की जानकारी मिल पाए। स्कीम जैसे किसान क्रेडिट कार्ड KCC चलाई गई, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS चलाया गया। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है वैसे किसानों का क्रेडिट कार्ड होता है कि एक लिमिट होती है 60,000 की। 60,000 निकाला, फिर कम इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, उसको भरा तो उनकी लिमिट बढ़ गई कि 1.5 लाख रुपए हो गई। अब 1.5 लाख तक का लोन उस पर वो ले सकते हैं। तो अपनी खेती की ज़रूरतों के लिए उनको किसी लोकल ज़मींदार से पैसा ना लेके सरकार से मिलता है कम रेट पे। MSP सेटअप किया गया। इसी की तो किसान आंदोलन में मांग चल रही थी। MSP का मतलब जैसे कि प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए 2250 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है पर kg वीट का, तो इससे कम पे किसानों से नहीं खरीदा जा सकता। सरकार इसी पे खरीदेगी। अब लोकल ट्रेडर्स 10-15 रुपये 20 रुपये कम या ज़्यादा पे खरीदे वो अलग बात है, बट मिनिमम सपोर्ट प्राइस यही है। और गवर्नमेंट चेक करती रहती है, हालांकि कोई नहीं चेकिंग करता कि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि नहीं, ये तो कहीं चेकिंग नहीं आता। भूदान ग्राम दान एक आंदोलन चलाया गया, विनोदा भावे ने चलाया था। क्या था? श्री रामचंद्र रेड्डी ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स। दिस एक्ट इज नोन एज भूदान। मतलब मान लीजिए कि कोई जमींदार है, उसके पास 200-400 बीघे खेत है और वहीं किसी के पास 1 बीघा नहीं है, उसकी तो बहुत बुरी हाल हो जाएगी ना। तो उन्होंने 80 एकड़ लैंड का मतलब 1 एकड़ में अप्रॉक्स 3 बीघा होता है, तो हर एक किसान लैंडलेस को मतलब 80 लैंडलेस लोगों को दिया गया। इससे क्या उनके पास ज़मीनें आ गई तो वो एग्रीकल्चर करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे।
द भूदान ग्रामदान मूवमेंट इज नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, मतलब किसी को मार काट करके नहीं छीनी गई उसकी जमीन, स्वेच्छा से। एज टोटल चेंज केम विदाउट एनी ब्लड शेड, क्योंकि जिसकी इच्छा है वही भूमि दान करेगा, जिसकी नहीं इच्छा है नहीं करेगा, कोई जबरदस्ती खींचा नहीं गया मार के। सम जमींदार्स ओनर्स एंड मेनी विलेजेस ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेज अमंग द लैंडलेस, इट वाज नोन एज ग्रामदान। जैसे मान लीजिए एक जमींदार के अंदर 5-6 विलेज आता है, ठीक है, कई सारे लोग 4-4 विलेज का एरिया ओन करते हैं, उन्होंने क्या किया कि लैंडलेस लोगों को वो विलेजेस दे दिए। तो इससे क्या हो गया कि सबके पास लैंड, मतलब एक लोगों के पास, किसी एक के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्युमुलेशन कभी भी सही नहीं माना जाता है। जब इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी तभी सब फ्लोरिश करेंगे, अदरवाइज कुछ ही फ्लोरिश करेंगे, बाकी बैठे रहेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। भाई अब देखा जाए कि किस सेक्टर, क्या इस एग्रीकल्चर सेक्टर ने कुछ हमारी इकोनॉमी में बूम किया, इंडिया इकोनॉमी में कुछ फायदा हुआ। डिक्लाइन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज अ सीरियस कंसर्न। रियलिटी में प्राइमरी सेक्टर का हमारे ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शेयर गिरता जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जिस सेक्टर पे डिपेंडेंट है, अगर उस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन गिर रहा है, मतलब देयर इज समथिंग इज लैकिंग, समवेयर समथिंग इज लैकिंग। 2010-11 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। 50 से ऊपर परसेंटेज, 50% वर्कफोर्स लग रहा है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16% का हो, तो क्या फायदा है? फिर तो कहीं ना कहीं कमी है ना, क्या वर्कफोर्स ज़्यादा गलत जगह लगा रहे हैं? स्टेप्स क्या हुआ भाई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सीड्स पे, टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करती है ICAR। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स हर एक ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोले गए ताकि लोग वाइट रिवोल्यूशन की तरफ चले, एनिमल हस्बेंड्री को भी बढ़ावा मिले। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खेले ताकि लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ के नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्रॉप्स को बेहतर तरीके से उगाएं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फील्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वेदर फोरकास्ट, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे की गई और सबके केंद्र अवेलेबल हैं, और जो लोग कनेक्ट करते हैं वो सीखते भी हैं। आजकल जैसे टेरेस गार्डनिंग, टेरेस फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, वो शेड में फार्मिंग, ये सारी हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस चल रही हैं। लोग ग्रो कर रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन फार्मर। अब जैसे फर्टिलाइजर्स जो है, पहले मान लीजिए सरकार 1400 रुपीज़ 50 kg का है तो आपको 700 पे देती थी, 600 रुपये सब्सिडी मिलती थी। अब सरकारें 800 से 900 रुपये लेती हैं, तो क्या किया, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी घटा दी। लो सेल्स ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इंडिया के बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कम रेट पे बेचा आना पड़ा हमें विदेशों में, क्योंकि हम पे ड्यूटीज लगा दी गई, हमें फोर्स किया गया कि आप कम रेट पे बेचिए, नहीं तो आपका सामान बाहर नहीं बिकेगा। जब बाहर नहीं बिकेगा कुछ भी तो देश में कितना खाएंगे, फिर अच्छा रेट कहाँ से मिलेगा। फार्मर स्टिल डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल एंड प्रिमिटिव मेथड, जो अभी पुराने मेथड्स का यूज़ करते हैं उनका प्रोडक्शन अभी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके पास उतनी पूंजी नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। इसको हम पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में, और उसी के साथ आपका ये सिलेबस फिनिश माना जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने हमारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। बाय।